स्टूडेंट्स, ये है सॉल्यूशन सैम्पल पेपर 2 का। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन देन जी ऑफ माइनस वन। हमें क्या करना है, जी ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जी ऑफ माइनस वन निकालने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस वन। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन के अंदर एक्स है उसकी जगह हम माइनस वन पुट करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे माइनस वन की क्यूब, माइनस वन की स्क्वायर, इस एक्स की जगह माइनस वन एंड लास्ट में माइनस वन। हमें पता है माइनस वन की क्यूब जो है वो माइनस में आती है, माइनस की स्क्वायर ऑलवेज प्लस में आती है, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस वन। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास वो आती है माइनस फोर। तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड है, डी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव। हमें डेरिवेटिव बताना है सीकेंट एक्स का। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपने याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 5 की पावर एक्स में हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूले जब आपने याद किए तो आपको पता होगा ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की एक्स डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी। तो इसका जो आंसर है वो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5 की एक्स डिवाइड बाय लॉग 5 प्लस सी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। देन क्वेश्चन फोर्थ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x dx। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसमें हमें लिमिट्स दी हुई हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है हम बाहर निकाल सकते हैं। इट मीन्स हमें इंटीग्रेशन करना है x का। x का इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो इट मीन्स इसकी पावर क्या है 1। जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है। तो x की पावर 1 थी, तो जब इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 डिवाइड बाय वो पावर। इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर दिया, अब हमें क्या करना है, ये जो लिमिट्स हैं इनको लिखना है। लिमिट्स कैसे पुट की जाती हैं, ये 2 कांस्टेंट था तो ये साथ के साथ बाहर रहेगा। लिमिट पुट करने के लिए हमें क्या करना है, जहां भी x है वहां पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। तो x की जगह हमने रखा 1, तो 1 की स्क्वायर बाय 2। बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आता है, माइनस में लोअर लिमिट, जो भी लिमिट नीचे है 0 है तो x की जगह 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये बचेगा 1/2, बाहर 2 था, 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। एग्जाम के अंदर डिग्री या फिर ऑर्डर, इनमें से एक चीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कैसे बताते हैं, हमें कोई भी एक इक्वेशन दी होगी उसमें हमें क्या चेक करना है ऑर्डर बताने के लिए, कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव इस इक्वेशन में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस इक्वेशन को हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स का मतलब एक बार डेरिवेटिव, और एक बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें डिग्री पूछी हुई है, तो डिग्री कैसे बताते हैं, डिग्री का मतलब होता है जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही है, तो इसकी जो पावर है वो हमें देखनी है, वो कहलाएगी डिग्री। तो इसकी पावर क्या है 2, इट मीन्स जो डिग्री है वो हमारी क्या हो जाएगी 2। तो आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा। हमें क्या करना है, कुछ टर्म्स दी हुई हैं यहाँ पे, इस टर्म्स को देखते हुए हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मोड होता क्या है। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। इट मीन्स जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है वो आपका क्या होगा मोड। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो 19 2 बार आया है, 18 2 बार आया है, बट 20 जो है वो 1 2 3 4, 20 वैल्यू जो है वो 4 बार आई है। इट मीन्स 20 सबसे ज्यादा बार आने वाली टर्म है। तो आंसर जो है वो डी ऑप्शन यानी कि 20। अब है सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फिल इन द ब्लैंक।
हमें क्या करना है, ये फिलअप हमें दिया हुआ है, इसको हमें भरना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। तो सॉल्यूशन में लिमिट जो है वो x की 0 दी हुई है। इट मीन्स x की जगह जब हम 0 रखेंगे तो cos 0 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, sin x प्लस c हमें लिखना पड़ता है क्योंकि c का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है इज dy dx x की क्यूब इज इक्वल टू 3x। ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर देना है। तो ये जो है वो इक्वेशन रॉन्ग है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, वो देखो, जब हम x की क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं तो देखो डेरिवेटिव का मेथड क्या था, जो भी पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे। इट मीन्स 3 तो आगे आ गया और एक पावर इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इट मीन्स यहाँ 3 थी तो कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए था 3x स्क्वायर, बट हमारे क्वेश्चन में ओनली 3x दिया हुआ है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन दी हुई है वो रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 e की x dx। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ e की x का इंटीग्रेशन पहले हमें करना है। तो e की x का इंटीग्रेशन होता क्या है, फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। e की x का इंटीग्रेशन सेम रहता है e की x। अब इंटीग्रेशन तो हमने सोल्व कर दिया, बट लिमिट भी तो है हमारे पास, तो हमें क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट है 0 से 1, ठीक है। तो लिमिट पुट करने का तरीका अभी पिछले में आपको बताया था। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये बन जाएगा e की 1, बीच में साइन आएगा माइनस का। अब हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे x की जगह 0, तो आंसर आ गया e की 1 मीन्स e, और किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो वो वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा e माइनस 1। नेक्स्ट है राइट एन इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, बट कंडीशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसका ऑर्डर और डिग्री 1 में हो, वो क्या बनेगी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री का मेन है, डिग्री 1 होनी कंपल्सरी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है द मीडियन ऑफ द डेटा दिस इज, फिलअप है ये भी। तो फिलअप है तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं या फिर आप सोल्व कर सकते हैं। मीडियन को सोल्व करने का तरीका क्या है, ये रेंडमली अगर आपको वैल्यूज दी हुई हैं तो सबसे पहले जितने भी वैल्यूज दी गई हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। इट मीन्स जो भी वैल्यू सबसे छोटी है, देन उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, एंड सबसे बड़ी वैल्यू। अब आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स हैं उनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 है, तो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू मीन्स ये 5 टर्म्स है तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो बीच की जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो आंसर जो है मीडियन का वो क्या आ जाएगा, 24। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके भी आपको साथ के साथ बता देती हूँ, अगर टोटल टर्म्स आपकी 5 की बजाय 6 होती, यानी कि इवन नंबर होता, फिर आप मीडियन कैसे निकालते। जैसे मान लो मैंने यहाँ टर्म लिखी 2 4 6 8 10 एंड 12। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं टोटल वो 3 और 3 6 हो गई हैं, तो बीच की तो कोई वैल्यू है नहीं, 3 इधर 3 इधर, मिडल में कोई वैल्यू नहीं है। तो इस केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे, अगर टोटल टर्म्स आपकी इवन है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो तरीका ऐसे भी याद रख सकते हो, 2 टर्म हम इधर छोड़ देंगे, 2 इधर, यानी कि बीच की 2 टर्म्स हम ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 14/2। तो मीडियन जो है हमारा वो क्या आएगा, 7। तो अगर तो नंबर ऑफ टर्म आपकी ओड है तो सिंपल है, बीच की जो वैल्यू है वो आपका मीडियन हो गया। लेकिन अगर आपकी टर्म्स जो है वो इवन है तो बीच की 2 टर्म पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखनी है आपको टर्म्स, ये हमेशा याद रखना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर बीच की 2 टर्म्स हम लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो है वो मीडियन आ जाएगा। अब है सेक्शन सी। ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो शॉर्ट थे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट। हमें एक लिमिट दी हुई है, इवेलुएट का मतलब हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x डिवाइड बाय टेंजेंट 4x।
अब हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x बाई एक्स की लिमिट भी क्या होती है, 1 होती है। तो अब हमें फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अगर यहाँ x है और नीचे भी x है, ये दोनों टर्म सेम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें साइन के साथ 8x है, तो हमने क्या किया, 8x से मल्टीप्लाई 8x से डिवाइड, क्योंकि ये दोनों टर्म हमें सेम बनानी है। इसी तरह टेंजेंट 4x है तो 4x से मल्टीप्लाई 4x से डिवाइड, x से x हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जो लिमिट है दोनों की अलग अलग सेपरेट ले लेंगे, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग, ठीक है। ये 8/4 हमारे साथ ही है। अब फॉर्मूला पुट कर दो, साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट 1 होती है, तो साइन 8x बाई 8x की लिमिट भी क्या होगी, 1। तो इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, 8/4 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू cos x बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। 99% डेरिवेटिव में क्वेश्चन रूल या मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल में से जरूर आता है, या तो एक या दोनों ही आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे इस सैम्पल पेपर में दोनों ही आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स डिवाइड में है तो हम क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। क्या होता है क्वेश्चन रूल, अगर डेरिवेटिव में कोई भी दो टर्म डिवाइड में है तो फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या होता है, नीचे वाले की होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म का, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले टर्म का। कैसे हम अपने क्वेश्चन में इसको यूज करने वाले हैं वो देखो, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे जो टर्म है एक्स स्क्वायर, तो नीचे वाले की होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव cos x ऊपर वाली टर्म का, बीच में ऑलवेज माइनस आता है, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, नीचे वाली टर्म का। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर तो एज इट इज, cos x का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन x, माइनस cos x एज इट इज, x स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x। इस माइनस को हम आगे ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन x माइनस 2x cos x बाय x की 4 आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे का ऐसे भी छोड़ सकते हो। नीचे होल स्क्वायर को आपको खोलना कंपल्सरी नहीं है, या तो आप आंसर यहाँ छोड़ दो, या फिर इन दोनों में से x जो है हम कॉमन ले सकते हैं, या माइनस x कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x साइन x प्लस 2 cos x। प्लस क्यों आया, क्योंकि बाहर जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ y इज इक्वल टू ए की x cos x, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसी को देखते हैं, dy बाई डी एक्स का मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 99% एग्जाम में प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल दोनों में से एक या फिर दोनों आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बन रहा है हमारा प्रोडक्ट रूल का। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, प्रोडक्ट रूल का मतलब है डेरिवेटिव करना है अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, u एंड v। तो फॉर्मूला था फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट का। सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में आ सकता है। तो हमारे पास ये दो फंक्शन है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, सेकंड का, प्लस सेकेंड वाला एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट का। तो ये तो एज इट इज एक ही एक्स रहेगा ही, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos x एज इट इज, e की x का डेरिवेटिव e की x। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता अगर उसने पूछा होता फाइंड dy बाई डी एक्स। लेकिन एक कंडीशन भी उसने लगाई है कि डेरिवेटिव तो आप निकाल लो, लेकिन एक कंडीशन है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो जब एट x इज इक्वल टू 0 होगा तो जो भी आंसर हमारा आया उसमें x की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ e की पावर 0 बन जाएगी, इस x की जगह 0, इस x की जगह 0 और इसकी जगह 0। साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो ये पूरी टर्म तो 0 बन गई। cos 0 1 होता है, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर
विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड, साइड ए हमें दी हुई है व्हेन ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जब भी आपसे रेट ऑफ चेंज की बात करी जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव से है, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन किसका? एरिया का। तो मान लो कि लेट द एरिया ऑफ स्क्वायर बी ए, हमने मान लिया कि एरिया जो है स्क्वायर का वो ए है। हमें पता है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू साइड की स्क्वायर, बट साइड हमें ए दी हुई है स्मॉल ए, तो हमने साइड की जगह ए लिख दिया। अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव होता है, तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू साइड, यानी कि इसका डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में। तो डी ए बाय डी ए स्मॉल ए मीन साइड, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी तो 2a। अब ये कंप्लीट हो जाएगा, a की वैल्यू हमें यहाँ 4 गिवन है, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे 4। तो रेट ऑफ चेंज जो है एरिया का विद रिस्पेक्ट टू साइड वो आ जाता है 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू इवेलुएट द फॉलोइंग, ऑल्सो राइट द फॉर्मूला यूज्ड। इट मीन्स हमें ये क्वेश्चन तो सोल्व करना ही है, साथ के साथ क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम उसे भी हमें लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन x e की x। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब इसमें किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकेंड वो हम चेक करेंगे। एक वर्ड है आइलेट, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास x का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है और e का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो कौन सा वर्ड पहले आ रहा है, a पहले आ रहा है, एल्जेब्रा पहले आ रहा है, तो हम एल्जेब्रा को फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड, ओके। अब हम फॉर्मूला इसके लगाएंगे, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाले का x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन सेकेंड वाले का यानी कि e की x का, x एज इट इज, e की x का इंटीग्रेशन हमें पता है e की x सेम रहता है, माइनस x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 1, और e की x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है e की x, ये सेम रहेगा x e की x। अगेन यहाँ e की x बचता है जिसका इंटीग्रेशन e की x होगा, प्लस c हमें लगाना है क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिमिट 0 से π/2 है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेलुएट करना है। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन nx, यहाँ पे साइन की n या कोस की n कुछ भी आ जाए फॉर्मूला सेम रहेगा। अब ये पावर आपको देखनी है, यहाँ जो पावर है वो 8 है, 8 मीन्स इवन, तो जब भी इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहाँ 7 होता पावर ओड होती तो फॉर्मूला क्या होता, देखें आप, जो भी यहाँ पावर है n है तो फॉर्मूला बनेगा n-1, n-3, n-5, लास्ट में 3 1 पे जाएगा। नीचे जो भी पावर है एज इट इज n-2, n-4, n-6 एंड 4 2 तक ये जाएगा। अगर पावर आपकी इवन है तो आपको लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना है π/2 से, लेकिन अगर पावर आपकी ओड होती 7 या 9 होती तो आपको π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही रह जाएगा, उसमें π/2 हमें नहीं लगाना। अब इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ n का मीन्स हमें 8 दिया हुआ है, ओके। तो n की जगह हम 8 रखेंगे तो फॉर्मूला 8 - 1, 8 - 3, 8 - 5, 8 - 7, 8 - 9 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें फॉर्मूला कब तक लगाना है, जब तक प्लस में वैल्यू आती है। नीचे n का मतलब पावर जो हमें 8 गिवन है, फिर दो माइनस करते चलो, 8 - 2, 8 - 4, 8 - 6, ठीक है। 8 - 8 हम करेंगे नहीं क्योंकि वो वैल्यू 0 बन जाएगी, लास्ट में π/2, तो 8 में से बन गए 7, 5, 3, 1, नीचे 8, 6, 4, 2, π/2। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 35 π डिवाइड बाय 256। इस टाइप का क्वेश्चन आपका
99% 4 नंबर में आता ही है। यहाँ पे चाहे साइन की पावर दी हो चाहे कॉस की पावर दी हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। बस आपको ध्यान देना है पावर इवन है ओड है। इवन है तो लास्ट में π/2 लिखना है, और अगर पावर ओड होती तो हमें π/2 नहीं लिखना। अब है क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x² + 7 बिटवीन द x एक्सेस एंड x की जो लिमिट है वो है 1 to 4। हमें क्या चीज़ गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, अपर लिमिट गिवन है, लोअर लिमिट गिवन है, ये दोनों हमें गिवन है। तो पूछा क्या है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला होता है a to b y dx। a फॉर लोअर लिमिट जो हमें 1 दी हुई है, b फॉर अपर लिमिट जो हमें 4 दी हुई है, y मीन्स जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो y की जगह हमने वैल्यू रख दी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो वी नो दैट x² पावर फॉर्मूला जिस पे हम लगाएंगे तो इंटीग्रेशन करते हुए जो भी पावर है उसमें एक ऐड हो जाता है, यानी कि x की स्क्वायर है तो एक ऐड करेंगे तो x की पावर 3 डिवाइड बाय वो पावर प्लस 7 के साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया। अभी तो लिमिट भी हमें पुट करनी है, तो लिमिट हमारे पास है 1 से 4। तो लिमिट कैसे पुट करनी है आपको सिखाया था, जहां जहां x है पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, x की जगह यहाँ और यहाँ 4 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3/3 प्लस यहाँ भी x की जगह 4, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह यहाँ भी 1, तो 1 की क्यूब बाई 3 और यहाँ भी x की जगह 1। अब ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करेंगे, 4 की पावर 364/3, 7 4 जा 28, 1 की क्यूब 1, 7 1 जा 7। एलसीएम लेंगे 3 की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 7 की 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 148/3, ये माइनस के 20/3, माइनस और माइनस प्लस होता है, एलसीएम 3 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो एरिया है वो आ जाता है 168/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 20, अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको सोल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है x के टर्म को एक तरफ रखो और y के टर्म को एक तरफ। अब ये दोनों जो x और dx है, यहाँ डिवाइड में ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक x तो ऑलरेडी था, तो x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और dx भी साथ में है, यहाँ y और dy बचेगा। ओके, अब जैसे ही ये सेपरेट हो जाए, x की टर्म एक तरफ y की टर्म एक तरफ, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है, इधर भी और इधर भी। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो y के ऊपर कुछ नहीं है तो इट मीन्स इसकी पावर 1 है, और पावर फॉर्मूला ये कहते हैं इंटीग्रेशन करते हुए कि जो भी पावर है उसमें आप एक ऐड कर दो, तो यहाँ पावर 1 थी, एक ऐड करेंगे तो y की स्क्वायर डिवाइड बाय वो पावर, x की पावर 2 है तो पावर में एक ऐड करेंगे तो x की क्यूब बाय 3 प्लस में c। तो ये आ गया है हमारा इसका सॉल्यूशन, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें xi और fi दी हुई है, हमें अब क्या निकालना है, मीन निकालना है, सॉरी मीडियन नहीं, मीन निकालना है। तो हमारे पास xi है तो हमने इसको वर्टिकली लिख लिया 3 5 7 11, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसको भी वर्टिकली 2 3 3 2। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हमें इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, fi मल्टीप्लाई xi, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 11 2 जा 22। अब मीन का फॉर्मूला, मीन को हम लिखते हैं x बार से, और जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन fi xi की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, तो अभी हम समेशन का मतलब सम चाहिए, टोटल चाहिए, किसका, fi xi का। तो fi xi का जब आप टोटल करोगे तो ये आता है 64, नीचे fi का टोटल, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आता है 10। दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर दो तो हमारा जो मीन है वो आ जाएगा 6.4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है रैंक कोरिलेशन से, जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर तक के सिलेबस में था तो सैम्पल पेपर में है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना।